हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनक्लेक्स बेस्ड एमसीक्यूज के 9वें पार्ट की, और आज की इस पार्ट के अंदर भी हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों आपको कंप्लीट क्वेश्चंस अच्छे से देखने हैं और जो रैशनल आपको बताए जाते हैं वो याद कर लेने हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। दोस्तों अभी एम्स नोटसेट का नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है, जो आपके पास पहुंचा है वो फर्जी नोटिफिकेशन है। ऐसे नोटिफिकेशंस पे आप ध्यान न दें, जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही आपको बता दिया जाएगा। लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी तब आएगा जब 2020 की वैकेंसी का सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि 80-20 जो सबसे बड़ी बीमारी आज नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर बनी हुई है, इसी को हटाने की बात चल रही है। तो ये जब भी हट जाएगी तब वैकेंसी आएगी, और उम्मीद करते हैं, भगवान से दुआ भी करते हैं जल्दी ये हट जाए और वैकेंसी भी आ जाए। चलिए हम जानते हैं हमारे 10 क्वेश्चंस और उनके रेशनल्स आपको याद करने हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर देने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए क्लाइंट विथ माइस्थेनिया ग्रेविस इज एक्सपीरियंसिंग प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ वीकनेस। एक पेशेंट है आपके पास में, और पेशेंट है माइस्थेनिया ग्रेविस का, जो काफ़ी लंबे समय से वीकनेस फील कर रहा है या फिर वीकनेस की पीरियड के अंदर है। बोले तो मतलब माइस्थेनिया ग्रेविस उसको हो रखा है, तो जो मसल्स वीकनेस होती है वो उसको हो रखी है काफ़ी लंबे समय से। एंड द फिजिशियन प्रिस्क्राइब एन एंड्रोफोनियम या फिर टेंसिलन टेस्ट, और फिजिशियन ने बोल दिया कि इसका एंड्रोफोनियम या फिर टेंसिलन टेस्ट करना है। ए टेस्ट डोज इज एडमिनिस्टर्ड एंड द क्लाइंट इज बिकम वीकर। आपने क्या किया है, जो एड्रोफोनियम ड्रग है वो आपने इस पेशेंट को एडमिनिस्टर करवा दिए। जैसे ही उसको आपने ड्रग दी उसके बाद पेशेंट जो है, जो क्लाइंट है आपके पास में, वो और ज़्यादा वीक हो गया। अब आगे क्या पूछा गया है, द नर्स इंटरप्रीट दिस टेस्ट रिजल्ट इज। अब आपको ये पूछा गया है इस टेस्ट का रिजल्ट क्या निकला है, ये आपको बताना है। आपने क्या किया, आपके पास पेशेंट आया, पेशेंट के आने के बाद फिजिशियन ने कहा कि इसका टेंसिलन टेस्ट करना है। एक चीज़ मैं आपको फिर बता देता हूँ, टेंसिलन टेस्ट को ही एड्रोफोनियम टेस्ट कहा जाता है। कभी कभार क्या होता है, टेंसिलन टेस्ट वर्ड ना देके एड्रोफोनियम टेस्ट दे दिया जाता है। आंसर आपको पता होता है लेकिन आपने कभी एड्रोफोनियम वर्ड ही नहीं सुना तो आप गलत करके आ जाते हो। तो आपको ध्यान रखना है, टेंसिलन टेस्ट को एड्रोफोनियम टेस्ट कहा जाता है। एड्रोफोनियम ड्रग का नाम है, इसलिए इसको एड्रोफोनियम टेस्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको रिजल्ट बताना है, आपको रिजल्ट यहाँ पे बताना है। पेशेंट को आपने डोज एडमिनिस्टर की, उसके बाद में वो और ज़्यादा वीक हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या निकला है ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है नॉर्मल, नेक्स्ट पॉजिटिव, नेक्स्ट माइस्थेनिक क्राइसिस, नेक्स्ट कोलिनर्जिक क्राइसिस। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना, ऑप्शन फोर्थ कोलिनर्जिक क्राइसिस। जानते हैं इसको रेशनल से और अच्छे से। A tension test may be performed to determine whether increasing weakness in a previously diagnosed myasthenic client is a result of cholinergic crisis. बोले तो और मेडिकेशन विथ एंटीकोलिनेस्टेज ड्रग और माइस्थेनिक क्राइसिस। माइस्थेनिक क्राइसिस अलग होता है, जो कोलिनर्जिक क्राइसिस वो अलग होता है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, जो रेशनल आपको यहाँ पे दिखाया गया है वो क्या है। टेंसिलन टेस्ट आप परफॉर्म कर रहे हैं किसको डिटरमाइन करने के लिए, माइस्थेनिया ग्रेविस किसी पर्सन को हो रखा है, उसकी वीकनेस को असेस करने के लिए आप क्या चेक कर रहे हैं, टेंसिलन टेस्ट उसमें कर रहे हैं। क्योंकि वो प्रीवियसली डायग्नोस हो चुका है, माइस्थेनिक क्लाइंट है, मतलब माइस्थेनिया ग्रेविस वो पहले भी डायग्नोस हो चुका है, आप टेंसिलन टेस्ट उसका कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो आपको रिजल्ट दिखाया गया वो कौन सा है, कोलिनर्जिक क्राइसिस। मतलब इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, कोलिनर्जिक क्राइसिस। मतलब आपने ड्रग एडमिनिस्टर की, उसके बाद में और ज़्यादा वो वीक हो गया, ऑलरेडी वो वीक था और ज़्यादा वीक हो गया, मतलब क्या हो गया, इसको कोलिनर्जिक क्राइसिस हुआ है। अब ये क्यों हुआ है कोलिनर्जिक क्राइसिस, देखिए यहाँ पे ओवर मेडिकेशन विथ एंटी कोलिनेस्टेज ड्रग, जो आप एंटी कोलिनेस्टेज ड्रग दे रहे हैं इसके वजह से, ये जो मेडिकेशन दे रहे हैं इसका ओवर मेडिकेशन की वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है। जब टेंसिलन टेस्ट करते हो तो उसमें और ज़्यादा वीक होने का कारण होता है ओवर मेडिकेशन विथ एंटी कोलिनेस्टेज ड्रग। अब देखिए माइस्थेनिक क्राइसिस क्या होता है, माइस्थेनिक क्राइसिस का मतलब है अंडर मेडिकेशन विथ कोलिनेस्टेज इनिबिटर, यानी कि मेडिकेशंस वगैरह चल रही है अंडर मेडिकेशन, अगर कोलिनेस्टेज इनिबिटर दी जाए तो उसकी वजह से जो कंडीशन कोज होती है वो क्या, कौन सी कहलाती है, माइस्थेनिक क्राइसिस। लेकिन आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस में दिया गया है, जो आपको क्वेश्चन पूछा गया उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कोलिनर्जिक क्राइसिस।
अब आगे देखिए, वर्जनिंग ऑफ द सिम्टम्स आफ्टर द टेस्ट डज ऑफ मेडिकेशन इज एडमिनिस्ट्रेड इंडिकेट द कोलिनर्जिक क्राइसिस। यहाँ पे जो सिम्टम्स है, वर्जनिंग का मतलब अपोजिट सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी कि आप पॉजिटिव इफेक्ट के लिए आपने ड्रग को दिया है, लेकिन वो ड्रग क्या कर रही है, नेगेटिव इफेक्ट दिखा रही है। तो ये होती है वर्जनिंग ऑफ द सिम्टम्स, यानी कि जो सिम्टम्स नहीं आने चाहिए थे वहीं डेवलप हो रहे हैं। तो ये जो मेडिकेशन की वजह से हो रहा है वो किसको इंडिकेट करता है, वो करता है कोलिनर्जिक क्राइसिस को। तो दोस्तों ये अच्छे से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और इसे आपको इस रेशनल को याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ट्रनिल साइप्रोमाइन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए क्लाइंट विथ डिप्रेशन। डिप्रेशन का एक पेशेंट है जिसको कौन सी ड्रग दी जा रही है, ट्रनिल साइप्रोमाइन, ये डिप्रेशन के पेशेंट को दी जा रही है। अब आगे पूछा क्या जा रहा है आपको, द नर्स इंस्ट्रक्ट्स द क्लाइंट टू अवॉइड विच फूड आइटम्स, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। मतलब साटा से ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई से। अब यहाँ पे आपको ये बोला गया है, डिप्रेशन के पेशेंट को आप ड्रग दे रहे हो, यहाँ पे नर्स क्या इंस्ट्रक्ट करेगी पेशेंट को कि कौन कौन से आपको फूड आइटम्स अवॉइड करने हैं, मतलब आपको इस ड्रग के साथ में नहीं लेने हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिए ऑप्शंस में क्या क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है फिग्स, नेक्स्ट है एप्पल्स, नेक्स्ट है बनानाज, नेक्स्ट है ब्रोकली, नेक्स्ट है सोरक्रोट, नेक्स्ट है बेक्ड चिकन। दोस्तों यहाँ पे आपको सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई से क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे यहाँ पे डायरेक्ट देखिए 1 2 3 4 5 6 वैसे ऑप्शन दिए गए हैं डायरेक्ट, लेकिन आपको वहाँ पे जब एग्जाम में साटा वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे A, B, C और D। फिर आपको ऑप्शन में दिया जाएगा 1 2 3, यहाँ पे दिया जाएगा 3 2 1 4, इस प्रकार से मतलब अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन आपको जैसे भी मिले आप वहाँ पे कर देना है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, जो ऑप्शन यहाँ पे मतलब दिए गए हैं 3, ये आपको यहाँ पे अवॉइड करने हैं उस पेशेंट के लिए। ऑप्शंस तो आपको वैसे वहाँ पे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। ये जो फूड आइटम्स है ये अवॉइड करने हैं अगर किसी डिप्रेशन के पेशेंट को आप ट्रनिल साइप्रोमाइन अगर आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो। फिक्स उसको नहीं देनी है, बनानाज उसको नहीं खिलानी है, ना ही सोरक्रोट उसको खिलाना है। अब देखिए इसका रेशनल और देख लेते हैं क्यों नहीं देना है। ट्रनिल साइप्रोमाइन इज़ ए मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। जी हाँ, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, आपको वर्ड दिया जा सकता है ट्रनिल साइप्रोमाइन इज़ ए, देन आपको पूछा जा सकता है वहाँ पे कि ये कौन सी ड्रग है, वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना होगा फिर MAOI यानी मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ये क्या है, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। फूड्स दैट कंटेंस टायरामाइन need to be avoided because of the risk of hypertensive crisis associated with the use of this medication। ये जो मेडिकेशन दे रहे हैं इसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है, और जब आप ये टायरामाइन, जो भी फूड कंटेंट जिनके अंदर टायरामाइन प्रेजेंट होता है उन फूड्स को अवॉइड करना होता है। अगर आप ये खिला रहे हैं तो इसकी वजह से हाइपरटेंसिव क्राइसिस होने के बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं, इसलिए आपको ये जो फूड आइटम्स मैंने बताए हैं ये आपको अवॉइड करने होते हैं। अब आगे देखिए, फूड्स टू अवॉइड इंक्लूड avocados, soybean, sauerkraut, figs, meats and fish that are fermented, smoked and otherwise aged, some cheese, yeast extract, bananas and some beers and wines। तो ये कुछ फूड आइटम्स है जो अवॉइड करने होते हैं, किसमें, जब ट्रनिल साइप्रोमाइन किसी डिप्रेशन के पेशेंट को आप देते हैं तो उस टाइम इतने टाइप के जो फूड्स आपको दिखाए गए हैं यहाँ पे जो दिए गए हैं ये फूड्स अवॉइड करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, द नर्स नोट्स एन आइसोलेटेड प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन यानी कि PVC ऑन द कार्डियक मॉनिटर। नर्स जो है वो एक पेशेंट है, कौन सा है, आइसोलेटेड पेशेंट, और पेशेंट किसका है, PVC का, मतलब प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का, उसको कार्डियक मॉनिटर कर रही है, उस पेशेंट का कार्डियक मॉनिटर कर रही है कौन, नर्स। अब देखिए आगे पूछा क्या गया, द अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन इज़ टू, यहाँ पे नर्स क्या करेगी, मतलब नर्सिंग एक्शन यहाँ पे नर्स का क्या होगा। पेशेंट आपके सामने है PVC का और ये आइसोलेटेड है, कार्डियक मॉनिटर के चल रहा है, और आप यहाँ पे उसको क्या कर रहे हैं, असेस करें, कार्डियक मॉनिटर की मार्किंग्स वगैरह आप देख रहे हैं। अब आपको यहाँ पे पूछा गया आप सबसे पहले क्या करेंगे, नर्सिंग एक्शन यहाँ पे क्या करेंगे।
ऑप्शंस आपके सामने है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रिपेयर फॉर डिफिब्रिलेटर, नेक्स्ट कंटिन्यू टू मॉनिटर द रिदम, नेक्स्ट नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली, नेक्स्ट प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर लिडोकैन हाइड्रोक्लोराइड, बोले तो जाइलोकैन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन सेकंड कंटिन्यू टू मॉनिटर द रिदम। अगर आपके पास में आइसोलेटेड पीवीसी का पेशेंट है और आप कंटिन्यू आप अगर कार्डियक मॉनिटर वहाँ पे कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यू जो रिदम है उसको मॉनिटर आपको करते रहना है। ये काम आपको वहाँ पे सबसे पहले करना है। चलिए रेशनल से और समझते हैं इसी को। एज एन आइसोलेटेड अक्रेंस द पीवीसी इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। अगर पेशेंट पीवीसी का है और आइसोलेटेड है तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको इसे फिजिशियन को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई जाइलोकैन लिडोकैन वगैरह वहाँ पे एडमिनिस्टर करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वहाँ पे जो रिदम्स है उसको मॉनिटर आपको करना है और कुछ भी वहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है। अब आगे देखिए, इन दिस सिचुएशन द नर्स शुड कंटिन्यू टू मॉनिटर द क्लाइंट। ऐसी सिचुएशन में नर्स को क्या करना है, कंटिन्यू मॉनिटर करना है पेशेंट को। नेक्स्ट फ्रीक्वेंट पीवीसी हाउएवर मे बी precursors of more life-threatening rhythms such as ventricular tachycardia and ventricular fibrillations। अगर पीवीसी किसी पर्सन को हो रखा है, साथ में अगर उसको वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाए तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होती है पेशेंट के लिए, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अब देखिए, इफ़ दिस अकर, यदि ऐसी कंडीशंस अकर हो जाती है जैसे वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, द फिजिशियन नीडेड टू बी नोटिफाइड। तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले फिजिशियन को इमीडिएटली नोटिफाई करना है। आगे देखिए, डिफिब्रिलेशन इज डन टू ट्रीट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। साथ ही आपको ये भी याद रखना है, जो डिफिब्रिलेशन है वो किस में यूज लिया जाता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट, लिडोकैन हाइड्रोक्लोराइड इज नॉट नीडेड टू ट्रीट आइसोलेटेड पीवीसी। जो आइसोलेटेड पीवीसी है उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए लिडोकैन हाइड्रोक्लोराइड की ज़रूरत नहीं होती है। इट मे बी यूज्ड टू ट्रीट फ्रीक्वेंट पीवीसी इन ए क्लाइंट हु इज सिम्टोमेटिक एंड एक्सपीरियंसिंग डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। लेकिन लिडोकैन हाइड्रोक्लोराइड यूज ले सकते हैं पीवीसी के अंदर, लेकिन यहाँ पे आइसोलेटेड पीवीसी का अगर पेशेंट है तो उसमें लिडोकैन हाइड्रोक्लोराइड यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कब यूज लेने की ज़रूरत है, अगर फ्रीक्वेंट पीवीसी मतलब बार बार पीवीसी के जो अटैक्स वो आ रहे हैं, साथ ही उसमें सिम्टम्स अगर नज़र आ रहे हैं पीवीसी के पेशेंट के अंदर, और साथ ही एक्सपीरियंसिंग डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, अगर डिक्रीज जो कार्डिक आउटपुट है वो अगर डिक्रीज है तो उस कंडीशन में आप लिडोकैन हाइड्रोक्लोराइड एडमिनिस्टर कर सकते हैं और पीवीसी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आइसोलेटेड पीवीसी है तो आपको लिडोकैन हाइड्रोक्लोराइड एडमिनिस्टर नहीं करनी, ना ही फिजिशियन को नोटिफाई करना है। फिजिशियन को नोटिफाई कब करना है, जब अगर ये कंडीशन डेवलप हो जाए, कौन सी, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, तो तभी आपको फिजिशियन को नोटिफाई जल्दी से जल्दी करना है। बाकी यहाँ पे जो ड्रग है वो कब यूज़ लेनी है ये मैंने आपको बता दिया है, और रेशनल आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ए क्लिनिक नर्स प्रिपेयर टू असेस द फंडल हाइट ऑन ए क्लाइंट हु इज़ इन सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। एक क्लिनिकल नर्स जो प्रिपेयर कर रही है पेशेंट को, किसके लिए, उसकी फंडल हाइट असेस करनी है। और जो पेशेंट आपके पास में आया है, जो महिला आपके पास में आई है, उसका सेकंड ट्राइमेस्टर अभी चल रहा है प्रेगनेंसी का। अब आगे देखिए क्या पूछा गया है, व्हेन मेजरिंग द फंडल हाइट द नर्स विल मोस्ट लाइकली एक्सपेक्ट द मेजरमेंट टू। जब फंडल हाइट मेजर करती है नर्स तो यहाँ पे कौन सा मेजरमेंट यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा। देखिए ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है बी लेस देन गैस्ट्रेशनल एज, नेक्स्ट कोरिलेट विथ गैस्ट्रेशनल एज, नेक्स्ट बी ग्रेटर देन गैस्ट्रेशनल एज, नेक्स्ट हैव नो कोरिलेशन टू गैस्ट्रेशनल एज। आप यहाँ पे जो फंडल हाइट असेस करते हैं, यहाँ पे नहीं, कहीं पर भी आप जब जॉब लग जाएंगे तो आप फंडल हाइट जब असेस करेंगे तो उसके पीछे कोई रीज़न तो होगा ना। मतलब फंडल हाइट क्यों असेस आप करते हैं, आपको यहाँ पे दे रखा है कि एक महिला आपके पास में है जिसके सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है प्रेगनेंसी का, और आप फंडल हाइट उसकी असेस कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। देखिए यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन सेकेंड कोरिलेट विथ गेस्टेशनल एज। गेस्टेशनल एज को ये कोरिलेट करता है फंडल हाइट, यानी कि आप जैसे वीक वगैरह होते हैं, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि इतने वीक पे, 12 वीक पे यहाँ पे फंडल हाइट होती है, 16 वीक पे इतने वीक मतलब इस जगह पे फंडल हाइट होती है। तो ये जो गेस्टेशनल एज होती है इसको कोरिलेट करता है कौन, फंडल हाइट। चलिए रेशनल से आपको अच्छे से और समझा देता हूँ क्या है क्या नहीं है।
Until the third trimester, the measurement of fundal height will on average correlate with the gestational age. थर्ड ट्राइमेस्टर से पहले सेकेंड ट्राइमेस्टर तक आप बोल सकते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर तक जो फंडल हाइट मेजरमेंट की जाती है वो एक प्रकार से एवरेज होती है, यानी कि कोरिलेट करती है गेस्टेशनल एज से। बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है, सभी गलत है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ प्रेग्नेंट क्लाइंट्स टेल ए नर्स द शी फेल्ट वेटनेस ऑन हर पेरीपेड and found some clear fluid. The nurse immediately inspects the perineum and notes the presence of a umbilical cord. The nurse initial action is to। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एम्स नोट सेट में क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा के पूछा गया था और यहाँ पे कुछ और तरीके से घुमा फिरा के पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रेग्नेंट क्लाइंट आपके पास आई है और वह बोल रही है सी वेटनेस एंड हर पेरी पैड इज़ फाउंड सम क्लियर फ्लूइड। जो पैड उसने लगा रखा है, यानी कि जो सैनिटरी पैड वगैरह होते हैं वो लगा रखा है, उसमें क्लियर फ्लूइड उसने बताया, मतलब उसने कंप्लेन की है उस महिला ने कि ये जो प्रीपेड है वो फ्लूइड क्लियर फ्लूइड उसके अंदर सीन हो रहा है और साथ ही वेटनेस फेल्ट वेटनेस वो गीला गीला महसूस हो रहा है। अब आगे क्या पूछा गया है, द नर्स इमीडिएटली इंस्पेक्ट द पेरिनियम। नर्स यहाँ पे ऐसा जब कंप्लेन वो प्रेग्नेंट लेडी करती है तो उसके बाद नर्स जल्दी से क्या करती है, जो पेरिनियम है उसको इंस्पेक्ट करती है और नोट करती है प्रेजेंस ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी कि यहाँ पे जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो नर्स को इजीली विजिबल हो रही है। जैसे ही पेशेंट ने बताया, नर्स ने इंस्पेक्ट किया और नर्स ने देखा कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो इजीली विजिबल हो रखी है। अब यहाँ पे नर्स सबसे पहले क्या करेगी, सबसे पहला काम नर्स का क्या होगा, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन फर्स्ट, नोटिफाई द फिजिशियन, नेक्स्ट मॉनिटर द फीटल हार्ट रेट, नेक्स्ट ट्रांसफर द क्लाइंट टू द डिलीवरी रूम, नेक्स्ट प्लेस द क्लाइंट इन द ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। दोस्तों ये एम्स नोट सेट 2020 में भी पूछा गया था, हालांकि 2020 में डायरेक्ट पूछा गया था कि अम्बिलिकल कॉर्ड सीन हो रही है, तो आप वहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, तो वहाँ पर भी आपको करेक्ट आंसर यही करना था, प्लेस द क्लाइंट इन ए ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। अगर आपको कैसे भी घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे तो भी आपको आंसर यही करना है कि जो पेशेंट है उसको ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करनी है। चलिए रेशनल से और जानते हैं इसको अच्छे से, सॉरी थोड़ा स्मॉल हो गया। देखिए यहाँ पे ऑन इंस्पेक्शन ऑफ द पेरिनियम इफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इज नोटेड द नर्स इमीडिएटली प्लेसेज इन ए क्लाइंट इन द ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन वाइल जेंटली पुशिंग द प्रेजेंटिंग पार्ट अपवर्ड टू द रिलीव द कॉर्ड कंप्रेशन। देखिए जब नर्स यहाँ पे इंस्पेक्ट करती है पेरिनियम को और अगर अम्बिलिकल कॉर्ड उसको दिखाई देती है तो नर्स को सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में लिटा देना है। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन उसको पेशेंट को दे देनी है जिससे कॉर्ड कंप्रेशन ना हो और जो कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन हो रहा है उसमें रिलीव मिल सके, यानी कॉर्ड कंप्रेशन की कंडीशन डेवलप ना हो। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वहाँ पे ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन आपको एडमिनिस्टर करवा, मतलब उसको पोजीशन देनी है। नेक्स्ट इसी के अंदर देखिए, द पोजीशन इज मेंटेन एंड द फिजिशियन इज नोटिफाइड। सबसे पहला काम आपका यही है कि फिजिशियन को बाद में आप नोटिफाई करें, पहले आप पोजीशन दें, ये आपका सबसे पहला काम है। उसके बाद आपको फिजिशियन को नोटिफाई करना है। नेक्स्ट द नर्स मॉनिटर द फीटल हार्ट रेट, उसके बाद आपको फीटल हार्ट रेट भी मॉनिटर करना है। द क्लाइंट इज ट्रांसफर द डिलीवरी रूम व्हेन प्रेस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन, जब फिजिशियन बोल दे कि इसको डिलीवरी रूम के अंदर ट्रांसफ़र कर दो तभी आपको ट्रांसफ़र करना है, अदरवाइज आपको ट्रांसफ़र नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए नर्स एडमिट्स ए न्यूबॉर्न इन्फेंट्स टू द नर्सरी। एक न्यूबॉर्न है जिसको एडमिट करवाया गया है नर्सरी के अंदर। यहाँ पे आगे देखिए क्या पूछा गया है, ऑन असेसमेंट ऑफ द इन्फेंट द नर्स पालपेट द एंटीरियर फॉन्टेनल एंड नोट्स द इट फील्स सॉफ्ट। यहाँ पे नर्स जो है उस इन्फेंट का असेसमेंट कर रही है और जब एंटीरियर फ्रंटल जो लोब है, एंटीरियर जो फॉन्टेनल है, सॉरी एंटीरियर जो फॉन्टेनल है उसको पालपेट कर रही है, नर्स को यहाँ पे सॉफ्ट फील हो रहा है। अब आगे क्या पूछा गया, द नर्स डिटरमाइन दैट दिस फाइंडिंग इंडिकेट। ये जो फाइंडिंग नर्स को मिल रही है यहाँ पे असेस जो कर रही है, ये फाइंडिंग किसको इंडिकेट करती है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिए ऑप्शन क्या है। फर्स्ट है डिहाइड्रेशन, नेक्स्ट नॉर्मल फाइंडिंग, नेक्स्ट इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, नेक्स्ट डिक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना वो करना ऑप्शन सेकेंड, ए नॉर्मल फाइंडिंग। अगर नर्सरी के अंदर कोई भी न्यूबॉर्न इन्फेंट जो एडमिट हुआ है, आपने जब असेसमेंट किया
और अगर एंटीरियर फोंटेनल सॉफ्ट फील हो रहा है तो समझ जाइए ये क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है। बाकी आपको कोई भी आंसर नहीं करना है, यहाँ पे आपको आंसर करना है नॉर्मल फाइंडिंग। यहाँ से रेशनल से समझते हैं। द एंटीरियर फोंटेनल इज नॉर्मली 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 3 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड डायमंड लाइक इन शेप। आपको ध्यान रखना है जो एंटीरियर फोंटेनल है उसकी विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, लेंथ होती है 3 से 4 सेंटीमीटर और इसकी शेप की बात करें तो ये डायमंड शेप में होता है। आगे देखिए, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सॉफ्ट विच इज़ नॉर्मल। अगर सॉफ्ट यहाँ पे फील हो रहा है तो ये क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है। और फुल एंड बल्जिंग विच कुड इंडिकेट इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अगर यहाँ पे फुल और बल्जिंग यहाँ पे फील होता है तो फिर आपको आंसर में करना है इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। जो इसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो ICP है वो बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से फुल एंड बल्जिंग यहाँ पे फील हो रहा है। अदरवाइज अगर सॉफ्ट आपको दिया जाए तो आपको आंसर में क्या करना है, नॉर्मल फाइंडिंग। आगे है, कन्वर्जली ए डिप्रेस्ड फोंटेनल कुड मीन दैट द इन्फेंट इज डिहाइड्रेटेड। अगर ये जो फोंटेनल है वो डिप्रेस्ड होता है तो आप समझ जाइएगा जो बच्चा है, जो न्यूबॉर्न है वो डिहाइड्रेटेड है, इसकी वजह से फोंटेनल क्या हो रहा है, डिप्रेस्ड हो रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लाइंट विथ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, बोले तो एड्स, is admitted to the hospital for chills, fever, non-productive cough and pleuritic chest pain। देखिए एक ऐसा पेशेंट है, कैसा पेशेंट है, एड्स का पेशेंट है, साथ ही उसकी कंप्लेन भी यहाँ पे दे रखी है, मतलब साइन सिम्टम भी उसने बता रखे हैं जो एडमिट हो चुका है हॉस्पिटल के अंदर। उसके कौन कौन से साइन सिम्टम आ रहे हैं, चिल्स, फीवर, नॉन प्रोडक्टिव कफ एंड प्लूराइटिक चेस्ट पेन, ये कंडीशन उसके अंदर डेवलप हो रही है। अब देखिए आगे पूछा क्या जा रहा है, ए डायग्नोसिस ऑफ न्यूमोसाइस्टिस जीरोसी, आगे है निमोनिया, यानी कि यहाँ पे जो निमोनिया हो रखा है यानी कि ARDS हो रखा है, इसका जब डायग्नोसिस किया गया है तो ये जो न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी निमोनिया जो इसका पॉजिटिव एजेंट है वो आपको बताया गया कि इसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हुई है। इज मेड एंड क्लाइंट इज स्टार्टेड ऑन इंट्राविनस पेंटामिडिन यानी कि पेंटाम 300, ये इसका ब्रांड नेम है। जो जैसे मतलब आपको पता चला है कि इसको मतलब डायग्नोस किया गया तो ये इस बैक्टीरिया मतलब इस पैरासाइट की वजह से इसको इन्फेक्शन हो रखा है। अब इसको चला दिया गया है IV, मतलब IV इसको स्टार्ट कर दिया गया है और पेंटामिडिन इसको चल रहा है। अब आगे पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स प्लान टू कैरी आउट ऑफ सेफली एडमिनिस्टर द मेडिकेशन। यहाँ पे आपको बोला गया है निम्नलिखित में जो कौन सा काम है जो नर्स प्लान करेगी जिससे सेफली इसको जो ड्रग है वो एडमिनिस्टर हो जाए, जो मेडिकेशन दी जा रही है वो अच्छे से इसको एडमिनिस्टर करवा दी जाए। ऑप्शंस देखिए आपके सामने है। फर्स्ट है इन्फ्यूज़ ओवर 1 आवर एंड अलाउ द क्लाइंट टू एमुलेट। नेक्स्ट इन्फ्यूज़ ओवर 1 आवर विथ क्लाइंट इन ए सुपाइन पोजिशन। Next, administer over 30 minutes with the client in a recycling position. Next, administer by IV push over 15 minutes with the client in a supine position। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सेकंड, इन्फ्यूज ओवर 1 आवर विद द क्लाइंट इन ए सुपाइन पोजिशन। चलिए रेशनल से समझते हैं ये क्यों करते हैं ऐसा। इंट्रावेनस पेंटामिडिन इज इन्फ्यूज्ड 1 आवर विद द क्लाइंट सुपाइन टू मिनिमाइज सीवियर हाइपोटेंशन एंड डिसरिदमियाज। देखिए यहाँ पे जो पेंटामिडिन इंट्रावेनसली पेशेंट को दी जा रही है वो इन्फ्यूज करनी है 1 घंटे के अंदर और साथ ही सुपाइन पोजीशन भी क्लाइंट को देनी है। अब ये जो पोजीशन यहाँ पे दे रहे हैं इसका क्या रोल है, ये सुपाइन पोजीशन दे रहे हैं इसका मतलब है आप किसको मिनिमाइज करें, सीवियर हाइपोटेंशन एंड डिसरिदमियाज। तो जो डिसरिदमियाज और जो सीवियर हाइपोटेंशन है इसके रिस्क को कम करने के लिए 1 घंटे के अंदर आपको क्या करनी है, पेंटामिडिन देनी है, मतलब 1 घंटे तक इसको चलानी है, साथ ही सुपाइन पोजीशन पेशेंट को देनी है। नेक्स्ट ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर इनएक्यूरेट इन आइदर टू लेंथ ऑफ टाइम दैट पेंटामिडिन इज एडमिनिस्टर्ड और द क्लाइंट पोजीशन। बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है। एक ऑप्शन सही है, वो कौन सा है, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू द सर्जिकल यूनिट आफ्टर ए पेल्विक एक्सेंट्रेशन यानी एग्जामिनेशन आप बोल सकते हैं एक प्रकार से। नर्स जो है ऐसे पेशेंट को कैरी कर रही है जिसको ट्रांसफ़र किया गया है सर्जिकल यूनिट के अंदर और उसका पेल्विक एक्सट्रेशन होना है, मतलब सर्जरी उसकी होनी है। यहाँ पे एक्सट्रेशन ही है,
यहाँ पे इसकी सर्जरी होनी है। ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड द क्लाइंट कंप्लेन्स ऑफ पेन इन द काफ एरिया। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड मतलब उसका ऑपरेशन हो चुका, उसके बाद पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मेरे को काफ एरिया में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। अब आगे क्या पूछा गया है, वॉट एक्शन शुड द नर्स टेक। यहाँ पे नर्स सबसे पहले कौन सा एक्शन परफॉर्म करेगी। ऑप्शन फर्स्ट है आस्क द client to walk and observe the gait. Next, lightly massage the calf area to relieve the pain. Next, check the calf area to temperature, color and size. Next, administer PRN morphine sulfate as prescribed for post operative pain. यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन थर्ड, चेक द काफ एरिया फॉर टेम्परेचर, कलर एंड साइज। क्योंकि पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मेरे काफ एरिया में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। तो सीधी सी बात है, आपको ऑब्जर्व भी कहाँ से करना है, काफ एरिया से। तो काफ एरिया से आपको टेम्परेचर, कलर एंड साइज वगैरह है वो आपको असेस करनी है, ऑब्जर्व करनी है। रेशनल से समझते हैं इसको। द नर्स मॉनिटर द पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस फॉर डीप वेन थ्रोम्बोसिस। यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट को मॉनिटर कर रही है नर्स। तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलाई एंड वुंड इन्फेक्शन। तो इस प्रकार के आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। आगे, पेन इन काफ एरिया कुड इंडिकेट दैट डीवीटी, मतलब अगर काफ एरिया में पेन हो रहा है पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद में, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, डीवीटी को। चेंज इन कलर, टेम्परेचर, साइज द क्लाइंट काफ कुड आल्सो इंडिकेट दिस कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पे जो काफ एरिया है वहाँ पे जो कलर है, टेम्परेचर है, जो साइज है, अगर वो चेंज हो रही है तो वो भी इसको इंडिकेट कर रही है, किसको, डीवीटी को। मतलब काफ एरिया में अगर पेन हो रहा है तो किसको इंडिकेट कर रहा है, डीवीटी को। ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। और आपको याद भी रखना है, ये जो कॉम्प्लिकेशंस है तीनों के आपको याद, नाम जो है वो याद कर लेने हैं। साथ ही यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड कुड रिजल्ट एन ए एम्बुलेंस इफ इन फैक्ट द क्लाइंट हैड ए डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड है वो किसका रिजल्ट है, एम्बुलेंस। ये एम्बुलेंस कब बनेगा, इफ इफेक्ट द क्लाइंट हैड ए, अगर पेशेंट डीवीटी का होता तो उसके अंदर एम्बुलेंस की कंडीशन डेवलप होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड आपका आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, जो आपका आंसर बताया गया है वहीं आपको करना है। मतलब काफ एरिया में पेन हो रहा है तो जो टेम्परेचर है, कलर है और जो साइज है वो आपको असेस करनी है, ऑब्जर्व करनी है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रिंग पेन मेडिकेशन फॉर दिस क्लाइंट कंप्लेंट्स इज नॉट ए अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन। अगर आप पेन मेडिकेशन यहाँ पे एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो आप मतलब आप तो अपनी तरफ से पूरा सही कर रहे हैं, मतलब कि इसको पेन हो रहा है तो पेन को रिलीव करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन ये एक्शन आपका सही नहीं है। फिजिशियन अगर एडमिनिस्टर करवाता है, फिजिशियन अगर प्रिस्क्राइब करता है तो उसी के बाद आपको जो मेडिकेशन है वो देनी है। नेक्स्ट है, फर्दर असेसमेंट नीड्स टू टेक प्लेस। बाकी जो अदर जो असेसमेंट है उनके लिए प्लेस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिजिशियन प्रिस्क्राइब्स एसिटामिनोफेन लिक्विड 450 mg यानी 450 mg ओरली एवरी 4 आवर्स PRN फॉर पेन। देखिए जो फिजिशियन है उसने प्रिस्क्राइब किया है क्या, एसिटामिनोफेन लिक्विड कितना mg है, 450 mg 4 घंटे के अंदर देना है। PRN यहाँ पे दे रखा है और ये पेन को ठीक करने के लिए एसिटामिनोफेन दी जा रही है। अब आगे पूछा क्या गया है, द मेडिकेशन लेबल रीड। जब आपने मेडिकेशन को लेबल को पढ़ा तो आपने देखा 160 mg पर 5 ml यानी कि 160 mg पर 5 ml है। तो आगे क्या पूछा गया है, द नर्स प्रिपेयर हाउ मेनी मिलीलीटर टू एडमिनिस्टर 1 डोज ml, यानी आप कितने मिलीलीटर यहाँ पे एडमिनिस्टर करवाएंगे या कितना मिलीलीटर आप प्रिपेयर करेंगे जिससे ये 450 mg उस पेशेंट को एडमिनिस्टर करवा सकें। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शंस पढ़िए। पहले ऑप्शन फर्स्ट है 18 ml, नेक्स्ट 14 ml, नेक्स्ट 20 ml, नेक्स्ट 31 ml। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन सेकेंड 14 ml। चलिए रेशनल इसका समझते हैं, इसको फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं, आपके पास आंसर भी आ जाएगा। यूज ऑफ फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मेडिकेशन डोजेज। यहाँ पे जो मेडिकेशन जो कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है डिजाइड इनटू वॉल्यूम अपॉन अवेलेबल इज इक्वल टू ml पर डोज। यानी कि डिजाइड कितनी ज़रूरत है और वॉल्यूम आपके पास में कितनी है, अवेलेबल कितनी है, वॉल्यूम कितनी है और डिजाइड कितनी ज़रूरत है। तो डिजाइड आपको बोल के 450 mg देनी है और वॉल्यूम आपके पास में 5 ml और अवेलेबल कितनी है 160 mg। जब आप 450 को 5 से गुना करेंगे और उसके बाद 160 से जब आप इनके अंदर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा
14 ml, और यहाँ पे 14 ml आपको करेक्ट आंसर करना है। ड्रग कैलकुलेशन के 3 से 4 क्वेश्चन एम्स नॉट 2020 में पूछे गए थे, और अभी 2021 की जब एग्जाम होगी तो उसमें भी पूछे जाएंगे। तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, डिजायर्ड इनटू वॉल्यूम अपॉन अवेलेबल इज इक्वल टू ml पर डोज। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, ए नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ क्रॉनिक एंजाइना पेक्टोरिस हु इज़ रिसीविंग सोटालोल 80 mg orally डेली। मतलब यहाँ पे नर्स जो है वो ऐसे पेशेंट का असेसमेंट कर रही है जिसको क्या हो रखा है, क्रॉनिक एंजाइना पेक्टोरिस हो रखा है, मतलब ऑलरेडी इसको डायग्नोस हो रखा है कि इसको क्रॉनिक एंजाइना पेक्टोरिस पहले से हो रखा था, और ये जो पेशेंट है ये ड्रग ले रहा है कौन सी, सोटालोल 80 mg ओरली ले रहा है और डेली ये ले रहा है। विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग ए साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सा असेसमेंट फाइंडिंग होगी जिससे आप पता लगाएंगे कि सोटालोल की वजह से इस पेशेंट को साइड इफेक्ट हुआ है, यानी ये जो मेडिकेशन ले रहा है इसकी वजह से इसको साइड इफेक्ट डेवलप हो रहा है। ऑप्शंस आपके सामने, फर्स्ट ड्राई माउथ, नेक्स्ट पाल्पिटेशंस, नेक्स्ट डायफोरेसिस, नेक्स्ट डिफिकल्टी स्वेलोविंग। आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सेकंड पाल्पिटेशंस। चलिए इसका रेशनल और समझते हैं और जो भी इसके साइड इफेक्ट है वो भी देख लेते हैं। सोटालोल इज ए बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, यानी जो सोटालोल है वो क्या है, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है। इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो साइड इफेक्ट इंक्लूड ब्रेडिकार्डिया, पाल्पिटेशंस एंड इरेगुलर हार्ट बीट, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, साइन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर एंड कोल्ड हैंड्स एंड फीट। यानी कि अगर ये जो सोटालोल है अगर पेशेंट ले रहा है इसकी वजह से साइड इफेक्ट्स होगा तो क्या क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया, पाल्पिटेशंस, जो आपको ऑप्शन में दिया गया वो क्या दिया गया है, पाल्पिटेशंस, तो ये भी क्या है, साइड इफेक्ट है। इरेगुलर हार्ट बीट रहेगी, डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में। नेक्स्ट है साइन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, जो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर इसके साइन सिम्टम नजर आएंगे, साथ ही हाथ और जो पैर है वो ठंडे पड़ जाएंगे। अब आगे देखिए, GI डिस्टर्बेंस, एंजाइटी एंड नर्वसनेस एंड अनयूजुअल टायर्डनेस एंड वीकनेस कैन आल्सो अकर। यहाँ पे GI डिस्टर्बेंस भी होगा, एंजाइटी भी होगी, पेशेंट को नर्वस भी रहेगा, साथ ही अनयूजुअल टायर्डनेस भी रहेगी और वीकनेस भी रहेगी। ये कुछ साइन सिम्टम्स भी उस पेशेंट के अंदर नज़र आएंगे जिसके अंदर सोटालोल की क्या हुई है, साइड इफेक्ट हुआ है। बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर नॉट साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन, ये तीनों ही इसके साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस, आज हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और बाकी आपको नेक्स्ट जो पार्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको CHO के लिए, क्योंकि बिहार CHO की एग्ज़ाम आ चुकी है, 13 तारीख को एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए आपको 3 वीडियोज़ और मिलेंगे जिनके अंदर आपको गोल्डन की पॉइंट्स मिलेंगे, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको ज़रूर देखने हैं, जो CHO की तैयारी कर रहे हैं वो सभी उसको अच्छे से ज़रूर देखें, और बिहार CHO की आप अच्छे से एग्ज़ाम दें, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़े और अच्छे से आप अपना आंसर करके आए। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।